नमस्कार। आज के इस हाई यील्ड मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम भूगोल और कृषि के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि आज के हमारे इस सेशन का रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम मिट्टी और उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। उसके बाद फसलों के मौसम और प्रमुख फसलों पर बात करेंगे। फिर हम ऐतिहासिक कृषि क्रांतियों को कवर करेंगे और हाँ, आखिर में आपकी तैयारी चेक करने के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मिट्टी, जो कि हमारी पूरी एग्रीकल्चर का एकदम बेसिक फाउंडेशन है। जब हम मिट्टी की साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो उसे पीडोलॉजी कहते हैं। ये टर्म अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और देखिए, मिट्टी कोई रातों रात तो बनती नहीं है। इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है जिसे हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। इसे आप प्रकृति के एक स्लो मोशन ब्लेंडर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो सदियों तक विशाल चट्टानों को धीरे धीरे पीसकर बारीक कणों में बदल देता है। अब ये डेटा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आता है। आईसीएआर के अकॉर्डिंग हमारे भारत में जलोढ़ यानी एलुवियल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, करीब 43%, खासकर हमारे उत्तरी मैदानों में। ये परसेंटेज ब्रेकडाउन आपको एकदम टिप्स पर याद होना चाहिए। यहाँ पे जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि एग्जामिनर्स को मिट्टियों के कुछ खास फीचर्स बहुत पसंद है। जैसे काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, जो कपास या कॉटन के लिए एकदम बेस्ट है। लेकिन इसका सबसे कमाल का फीचर है सेल्फ प्लगिंग, यानी खुद ब खुद जुताई होना। जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसके अलावा लाल मिट्टी का वो लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और जरूरी मिट्टी है लैटेराइट। ये मुख्य रूप से लीचिंग नाम के प्रोसेस से बनती है। अब ये लीचिंग क्या है, इसे समझने के लिए पोर ओवर कॉफी बनाने के बारे में सोचिए। जैसे गर्म पानी कॉफी के फिल्टर से होकर सारा फ्लेवर नीचे ले जाता है, बिल्कुल वैसे ही भारी बारिश का पानी मिट्टी के सारे जरूरी मिनरल्स को धोकर जमीन में गहराई तक ले जाता है। और पीछे जो बचता है वो होती है लेटराइट मिट्टी। अब पौधों को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। इन्हें दो हिस्सों में बांटा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए, जैसे लोहा या तांबा। यहाँ एक फैक्ट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो ये कि हमारी ज्यादातर भारतीय मिट्टियों में प्राकृतिक रूप से ह्यूमस और नाइट्रोजन की काफी कमी होती है। कभी कभी एग्जाम्स में यूएसटी क्लासिफिकेशन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इनमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वर्टिसोल पर। वर्टिसोल का सीधा कनेक्शन हमारी उसी काली मिट्टी से है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, वही गहरी दरारों वाली मिट्टी। ये लैटिन वर्ड वर्टेरे से बना है, जिसका मतलब ही होता है उलटना या इन्वर्ट होना। मिट्टी को कटने से बचाना भी तो जरूरी है ना। इसके लिए मल्चिंग बहुत काम आती है। मल्चिंग को आप मिट्टी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट या चादर की तरह समझ सकते हैं, जो नमी बनाए रखती है। इसके अलावा तेज हवाओं को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाना, जिसे शेल्टर बेल्ट कहते हैं, और पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती, ये सब मिट्टी को बचाने के कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मिट्टी में आखिर क्या क्या उगता है और कब। हमारा अगला टॉपिक है फसल के मौसम और प्रमुख फसलें। हमारे यहाँ फसलों के 3 मेन सीजन्स होते हैं और ये पूरा एग्रीकल्चर साइकिल बनाते हैं। पहला है खरीफ, जो पूरी तरह मानसून पर डिपेंड करता है, जैसे जुलाई में बोया जाने वाला चावल और कपास। फिर आती है रबी की फसल, जो सर्दियों में होती है, जैसे गेहूं और सरसों, जिन्हें कम पानी चाहिए। और इन दोनों के बीच जो छोटी सी गर्मियां होती हैं वो है जायद का मौसम, जिसमें तरबूज जैसी फसलें उगाई जाती हैं। अब एसएससी एग्जाम्स में ना बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स और फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि कपास को ग्रो करने के लिए एग्जैक्टली 210 पाला रहित यानी 210 फ्रॉस्ट फ्री दिन चाहिए होते हैं। ये नंबर एकदम रट लीजिए। जूट को हम उसके रंग की वजह से गोल्डन फाइबर कहते हैं। और चाय के लिए आपको चाहिए थोड़ी अम्लीय यानी एसिडिक मिट्टी, जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, मतलब जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। फलीदार या लेग्यूमिनस फसलों की एक अपनी ही सुपर पावर होती है। ये मिट्टी को खुद ब खुद उपजाऊ बना देती हैं। वो कैसे? इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। इसे आप नेचर का एटमॉस्फेरिक ट्रांसलेटर मान सकते हैं। पौधे हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे यूज नहीं कर सकते, तो ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में बदल देता है जिसे पौधे आसानी से पी सकें। है ना कमाल का सिस्टम? तो चलिए
अब हम इतिहास के उस पन्ने की तरफ चलते हैं जब साइंस और इंसानी दिमाग ने मिलकर भारतीय कृषि को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस की। हरित क्रांति सच में एक गेम चेंजर साबित हुई। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने पौधों में अचानक से एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड इंस्टॉल कर दिया गया हो, जिससे उनकी पैदावार कई गुना बढ़ गई। पूरी दुनिया में इसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में ये चमत्कार किया MS स्वामीनाथन जी ने। हरित क्रांति के अलावा भी कई क्रांतियां हुई और ये आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में पक्का दिखेंगी। श्वेत क्रांति का नाता है दूध और डेयरी से, नीली का मछली से, सुनहरी का फल और शहद से, और पीली क्रांति का तिलहन या ऑयल सीड से। श्वेत क्रांति जब भी याद करें तो वर्गीज कुरियन का नाम दिमाग में तुरंत आना चाहिए, जो इसके पीछे के मास्टरमाइंड थे। एग्जाम्स में कुछ खास तरह की खेती के साइंटिफिक नाम भी काफी ट्रेंड करते हैं। ये बस रटने वाली बात है। जैसे विटिकल्चर मतलब अंगूर की खेती, सेरीकल्चर यानी रेशम के कीड़े पालना, एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन, और पिसीकल्चर सीधा सीधा मछली पालन से जुड़ा है। बस इन्हें याद कर लीजिए, एक हाथ नंबर पक्का है। ओके, तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं आप एक रैपिड फायर असेसमेंट के लिए कितने तैयार हैं। हमारा पहला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी को रैगिर के नाम से जाना जाता है? और यह कपास की खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब है काली मिट्टी। अगला सवाल, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी के सारे जरूरी मिनरल्स जमीन के अंदर गहराई में बह जाते हैं? याद है वो कॉफी वाला एग्जाम्पल? हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है लीचिंग। चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं। गेहूं, जौ और सरसों, इन्हें अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है। ये किस सीजन की फसलें हैं? सर्दियों वाले इस मौसम को हम क्या कहते हैं? जी हां, ये है रबी का मौसम। ये सवाल तो पेपर्स में भरा पड़ा रहता है। भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेयरी प्रोडक्शन को बदलने वाले वो महान व्यक्ति थे वर्गीज कुरियन। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, अंगूर की खेती के लिए हम किस स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल कल्चर वर्ड का यूज करते हैं? एकदम सीधा जवाब है इसका, विटिकल्चर। चलिए, आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी और गहरी बात पर गौर करते हैं। देखिए, हरित क्रांति ने बिना किसी शक के हमारी पैदावार बढ़ाई और हमें फूड सिक्योरिटी दी, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहे। बहुत ज्यादा सिंचाई करने से कई जगह जमीन के नीचे का पानी खतरनाक लेवल तक कम हो गया है, और ज्यादा केमिकल्स डालने से मिट्टी बंजर और क्षारीय होती जा रही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जो अगली कृषि क्रांति होगी वो हाई हील के साथ साथ इस पर्यावरण को, इस मिट्टी को कैसे बचा कर रखेगी? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। आज के इस मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।